हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है। अब लास्ट क्लास में हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ लिया था और डेविएशन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी पढ़ लिया था। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे लिमिटेशन क्या है इस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की। ओके। तो हमने पढ़ा है कि सभी अवस्थाओं में सांद्रता का अनुपात स्थिर नहीं होता है, कुछ कंडीशंस होती है। उसी केस में पहले तो मैं शॉर्ट में वापस से रिवाइज करवा दूं कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या था। K इज इक्वल टू C1/C2 था। ठीक है। मतलब कि कोई दो फेज थी, फेज 1 और फेज 2। उसमें क्या है, दो इमिसिबल लिक्विड थे। उस इमिसिबल लिक्विड में कोई सॉल्यूट ऐड कर रहे थे आप, और उस सॉल्यूट का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो इन दोनों फेज में हो रहा था। और सॉल्यूट का जो कह सकते हैं आप आणविक उसकी स्थिति थी या आणविक संगठन था या फिर कहे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, वो दोनों में क्या रहना चाहिए था, सेम रहना चाहिए था। तब हम कह रहे थे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करेगा उस केस में। ठीक है। और फाइनल वहां पे हमारा जो आया था डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का फॉर्मूला, वो आया था K इज इक्वल टू C1/C2, यानी कि जो ये X है इसकी कंसंट्रेशन फेज 1 में C1 होगी और फेज 2 में C2 होगी, और इन दोनों का अनुपात जो है हमेशा कांस्टेंट आएगा। ठीक है। पर यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सभी अवस्थाओं में ये जो सांद्रता है इसका अनुपात कांस्टेंट नहीं होता है। ओके। कुछ कंडीशंस होती है, उन्हीं कंडीशंस पर जो है इन C1 और C2 का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है। तो कौन कौन सी कंडीशंस है, पहले हमने उसमें पढ़ा था कि ताप स्थिर होना चाहिए। ठीक है। ताप स्थिर होना चाहिए उस सिस्टम का, उस केस में कांस्टेंट होगा। ओके। अगर ताप में परिवर्तन, पदार्थ की विलयता, ताप में परिवर्तन होगा तो पदार्थ की विलयता बदलेगी, सॉल्युबिलिटी बदलेगी। ठीक है। उस वजह से क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट भी बदल जाएगा, फिर वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो अगर ताप स्थिर है हमारा तो डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट भी जो है डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट भी सेम रहेगा। और अगर ताप बदल गया तो जो पदार्थ है या फिर सॉल्यूट है उसकी सॉल्युबिलिटी बदल जाएगी, उस वजह से डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट भी बदल जाएगा, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। ओके। सेकेंड जो कंडीशन है वो है कि दोनों विलायकों में विलय की आणविक अवस्था सेम रहनी चाहिए। ठीक है। ये जो X और X है, जो उनका फॉर्मूला था, वो जो है वो सेम रहना चाहिए दोनों ही अवस्था में घुलने के बाद भी, तभी जो है पॉसिबल होगा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करना। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर उनमें क्या होता है, आणविक अवस्था जो है वो बदल जाती है दोनों फेज में, वो किस कारण से बदल सकती है, हमने डेविएशन में पढ़ा था, या तो संयोजन हो जाए यानी कॉम्बिनेशन हो जाए, या फिर वियोजन हो जाए यानी डिसोसिएशन हो जाए। तो उस स्थिति में जो है वितरण नियम से विचलन दर्शाता है हमारा सॉल्यूट, हमारा ये पूरा सिस्टम। ठीक है। तो याद रखना कि जो सॉल्वेंट्स है, दोनों इमिसिबल लिक्विड्स है या सॉल्वेंट्स है, उनमें विलय की जो ये आणविक अवस्था है वो हमेशा सेम रहनी चाहिए, वो बदलनी नहीं चाहिए। ठीक है। थर्ड जो कंडीशन है हमारी कि विलय की सांद्रता दोनों ही विलायकों में कम होनी चाहिए। ठीक है। जो सॉल्यूट आप ऐड कर रहे हैं वो दोनों ही विलायकों में जो है वो कम होना चाहिए, या फिर आप कहें कि तनु सॉल्यूशन बनना चाहिए, हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन बनना चाहिए। ज्यादा कंसंट्रेट हुआ तो उस अवस्था में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से डेविएशन दर्शाएगा सिस्टम। ठीक है। तो उच्च सांद्रता पर K का मान जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, डाइल्यूट होना चाहिए सॉल्यूशन। ठीक है। फोर्थ जो है कि दोनों विलायक परस्पर अमिश्रणीय होने चाहिए। वो तो हमने पढ़ा ही है स्टार्टिंग में बहुत बार कि ये जो दोनों सॉल्वेंट आप लेते हैं यहाँ पे फेज 1 और फेज 2 के लिए, वो दोनों एक दूसरे में इमिसिबल होने चाहिए, अमिश्रणीय होने चाहिए। ठीक है। फिफ्थ है यहाँ पे कि प्रयोग के दौरान जो भी आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इस दौरान जो है दाब भी स्थिर रहना चाहिए, प्रेशर भी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो होगा। ओके। तो ये थी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की कुछ लिमिटेशंस। ये सारी कंडीशंस अगर फॉलो करता है सिस्टम तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को सिस्टम जो है वो फॉलो करेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के जो एप्लीकेशन होते हैं वो क्या होते हैं। तो पहला एप्लीकेशन है यहाँ पे कि डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट। ठीक है।
किसी भी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी डिटरमाइन करना, ये आपका एक सिस्टम था। ओके, ये फेज 1, ये फेज 2, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई सॉल्यूट ऐड किया था जिसका मॉलिक्यूलर स्टेट तो सेम रहना चाहिए, ये यहाँ पे आपने डाला सॉल्यूट। ओके, यहाँ पे मान लो कंसंट्रेशन C1 घुली, यहाँ पे कंसंट्रेशन C2 घुली, तो घुलने का जो कांस्टेंट है, घुलना जो है, सॉल्युबिलिटी जो है, वो फेज 1 में S1 होगी सॉल्युबिलिटी, और फेज 2 में S2 होगी। अगर कंसंट्रेशन का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, तो हम कह रहे हैं कि तो फिर सॉल्युबिलिटी यानी कि उसकी विलेयता का कांस्टेंट, विलेयता का रेशियो भी सेम होगा। कंसंट्रेशन का रेशियो सेम होगा तो विलेयता का रेशियो भी सेम होगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि किसी भी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी का डिटर्मिनेशन करने के लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को यूज किया जा सकता है। सेकेंड है यहाँ पे कि डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। ओके, तो किसी भी सिस्टम में सॉल्यूट का कितना एसोसिएशन हुआ है, कितना आपस में सॉल्यूट जुड़ा है और नया फॉर्मूला बनाया है उसने, और या फिर कितना उसका कितने सांद्रता का जो है वो डिसोसिएशन हुआ है, सॉल्यूट का कितना डिसोसिएशन हुआ है, एसोसिएशन हुआ है, उसकी मात्रा का डिटर्मिनेशन भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को यूज करते हुए किया जा सकता है। तो नॉर्मल सी बात है ये तो, कि अगर डेविएशन पता कर लेंगे हम कि डेविएशन कितना हुआ है, तो उससे पता चल जाएगा कि एसोसिएशन कितना हुआ है या डिसोसिएशन कितना हुआ है हमारे सॉल्यूट का सॉल्यूशन में, ठीक है। तो नॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का फॉर्मूला होता है वो तो ये होता है K = C1/C2, और जब एसोसिएशन का केस होता है तब जो है वो रेशियो आपका ये हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि कितना जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो उसका एसोसिएशन हुआ है, ठीक है। और यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि कितना कंसंट्रेशन जो सॉल्यूट का है उसका डिसोसिएशन हुआ है। क्लियर ये चीज? ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम इसी में जो है एसोसिएशन और डिसोसिएशन में, ये तो हो गया एसोसिएशन डिसोसिएशन। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, इसको थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे कि क्या होता है। देखो, हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को यूज करते हुए किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन की स्टडी कर सकते हैं, उसके फॉर्मेशन की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ये मान लो एक हमारा सेपरेटिंग फनल है, फाइन। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने दो सॉल्यूशन लिए हैं। एक तो लिया है CS2 में घुला हुआ आयोडीन, और दूसरा लिया है Ki का एक्वस सॉल्यूशन, Ki का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। Ki जो है H2O में आराम से घुलता है क्योंकि दोनों ही पोलर जो है नेचर के हैं। ओके, तो एक तो क्या लिया है आपने, CS2 में आयोडीन घुला हुआ है वो एक लिया है आपने, और दूसरा लिया जो है वो Ki का एक्वस सॉल्यूशन लिया है। अब आप क्या करते हैं, इसको भी इसमें ऐड कर देते हैं और इसको भी इसमें ऐड कर देते हैं। जैसे ही आप ऐड करेंगे और अच्छे से शेक करेंगे इसको, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दो लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। कितने लेयर्स? दो लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। नीचे जो है वो आपकी एक्वस लेयर होती है, नीचे जो है वो एक्वस लेयर होती है, और ऊपर वाली लेयर जो है वो CS2 की लेयर रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि इसमें जो आयोडीन घुला हुआ था, इसमें जो आयोडीन घुला हुआ था, और इसमें तो आयोडीन घुला नहीं था, वो तो Ki की फॉर्म में था, ठीक है। जो कि किसकी फॉर्म में रहेगा आगे, ये रहेगा K+ और I- में रहेगा। अब क्या होता है यहाँ पे, जो ये आयोडीन है घुला हुआ CS2 में, ये धीरे धीरे मूव करता है एक्वस लेयर की तरफ, ठीक है। और जैसे ही ये क्या होगा, ये इसमें घुला हुआ आयोडीन मूव करेगा एक्वस लेयर की तरफ, तो ये आयोडीन बाद में रिएक्ट करेगा इसमें एक्वस लेयर में प्रेजेंट Ki के साथ, और Ki के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना देगा, ये बना देगा हमारा जो कहते हैं जटिल आयन I3+, या फिर कहेंगे इसको आयोडाइड आयन, ठीक है। तो इसकी जो रिएक्शन होगी वो देखो क्या होगी
कि जैसे ही यहाँ से आयोडीन इसमें ट्रांसफर होता है एक्वस लेयर में, तो ये आयोडीन रिएक्ट करता है KI के साथ और फिर ये फॉर्मेशन कर देता है आयोडाइड कॉम्प्लेक्स का, या इस तरह से आप लिख सकते हैं आयोडाइड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है। और ये जो होता है वो किस तरह से होता है, ये प्लस की फॉर्म में रहता है, ये माइनस की फॉर्म में रहता है। तो सिंपल सा मतलब है कि I2 जो है इसके I- के साथ रिएक्ट करके आयोडाइड आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम जो है वो किसका है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को समझने का है। इसको यूज करते हुए हम किसी कॉम्प्लेक्स आयन की स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसका नेक्स्ट वाला जो है स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, नेक्स्ट वाला एप्लीकेशन। राइट, अब जो फोर्थ है वो है प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, निष्कर्षण प्रक्रम। ठीक है, तो जो है एक्सट्रैक्शन किसका करना है, एक्सट्रैक्शन करना है किसी सॉल्यूट का। तो उसके लिए क्या होता है, मान लो कि अगेन मैंने एक लिया है सेपरेटिंग फनल, मान लो ये लिया है। ठीक है, ये सेपरेटिंग फनल लिया है। अब आपके पास एक सिस्टम है, या फिर कहे एक सॉल्यूशन है, आपके पास एक सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट घुला हुआ है, ऑब्वियस सी बात है सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके ही सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, तो जो ये सॉल्यूट है ये इस सॉल्वेंट में जो है कम विलयशील है, पर घुला हुआ है, फिर भी विलयशीलता भले कम है पर थोड़ी बहुत मात्रा में घुला हुआ है। अब इस सॉल्यूशन से इस सॉल्यूट को हमें क्या करना है, रिमूव करना है, यहां से इसे रिमूव करना है। तो हम कोई एक ऐसा दूसरा सॉल्वेंट लेंगे, कोई दूसरा ऐसा, ये पूरा सॉल्वेंट है हमारा, ये सॉल्वेंट लेंगे और इस सॉल्वेंट को किस में डाल देंगे, इस सॉल्यूशन में डाल देंगे। और ये जो सॉल्वेंट है हमारा, ये सॉल्वेंट इस सॉल्यूट को इस सॉल्यूशन की तुलना में बहुत ज्यादा मात्रा में घोलता है। देखो, ये मान लो मैं आपको कहूं कि ये है मेरा सॉल्यूशन फर्स्ट और ये है मेरा सॉल्यूशन 2। ठीक है, तो क्या होता है, जो सॉल्यूशन फर्स्ट है उसमें सॉल्यूट की घुलनशीलता कम है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन 2। तो इसमें क्या करेंगे आप, ये वाला सॉल्वेंट जैसे ही आप इसमें ऐड करेंगे, ये वाला सॉल्यूट जो है इस सॉल्यूशन में बहुत अधिक मात्रा में घुल जाएगा। ठीक है, तो जब ये बहुत अधिक मात्रा में घुल जाएगा तो अब इसमें जो है हम इसको क्या करते हैं, इसको सेपरेटिंग फनल में डाल देते हैं। तो ये मान लो कि आपने, मैं एग्जांपल देके बताऊं आपको, ये मान लो कि वाटर है। ठीक है, अब इस वाटर में आपने क्या किया है, वाटर में आपने लिया है आयोडीन का सॉल्यूशन लिया है मान लो। ठीक है, अब ये आयोडीन का सॉल्यूशन जो है वो ईथर की तुलना में, और दूसरा सॉल्वेंट लिया है आपने ईथर, ठीक है, अब आपने कोई एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ, आयोडीन नहीं लेते हैं, कोई कार्बनिक पदार्थ लेते हैं। ठीक है, ये सॉल्यूट कैसा है हमारा, कोई ऑर्गेनिक सॉल्यूट है। क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्यूट है। ठीक है, और ये घोला है आपने किसमें, ये घोला है आपने जल में, और ये सॉल्वेंट नंबर क्या है, ये है आपका ईथर। क्या है ये, ईथर, सॉल्वेंट नंबर 2। अब क्या किया आपने, इसमें ईथर डाल दिया और ये सारे मिक्सचर को आपने क्या किया, इस सेपरेटिंग फनल में डाल दिया। तो वाटर में जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट घुला हुआ था, कोई भी मान लो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट घुला हुआ था, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहाँ गया, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट घुल गया इस ईथर में। ऑब्वियस सी बात है, ईथर भी क्या है, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, और ऑर्गेनिक सॉल्यूट होगा तो वो आपस में अच्छी तरीके से घुलेगा। तो ऑर्गेनिक सॉल्यूट जो है इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अच्छे से घुल गया, इसमें इसकी विलेयता ज्यादा थी, तो यहाँ से पूरा ऑर्गेनिक सॉल्यूट जो है इस ईथर वाली लेयर में घुल गया। ठीक है, अब क्या किया, जैसे ही घुल गया हमने क्या किया, यहाँ से जो है वो वाटर एक्सट्रैक्ट कर लिया, वाटर निकाल दिया। ठीक है, अब जो है इस ईथर में जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट आया था, सेकेंड, पहले में तो वाटर निकाल के हमने अलग कर लिया। ठीक है, अब क्योंकि इसमें सॉल्यूट की मात्रा है ही नहीं तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, ये तो अलग से निकाल दिया। अब इस ईथर में जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट है, इस ईथर में ऑर्गेनिक जो सॉल्यूट है उसको हम क्या करते हैं, उसको जो है वो डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा, किसके द्वारा,
डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा सेपरेट कर लेते हैं। डिस्टिलेशन हमने पढ़ा है सॉल्यूशन वाली यूनिट में, डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा जो है वो अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे जो हम कहते हैं वो कहता है सिंपल एक्सट्रैक्शन। ये कहलाता है हमारा सिंपल एक्सट्रैक्शन। ठीक है, सिंपल क्यों कहलाता है? क्योंकि हमने एक ही बार किया है। हमने क्या किया है? एक ही बार जो है वो सॉल्वेंट ऐड किया है, उस वजह से हमारा ऑर्गेनिक सॉल्यूट इसमें ऑर्गेनिक लेयर में आ गया। नीचे वाला वाटर की लेयर हमने हटा दी और ये जो इसमें आया था सॉल्यूट ईथर वाली लेयर में, इसके डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा हमने सिंपली एक्सट्रैक्ट कर दिया। तो ये जो एक बार जब हम प्रोसेस करते हैं और उसके द्वारा जो एक्सट्रैक्शन होता है उसे हम कहेंगे सिंपल एक्सट्रैक्शन। अगर मल्टीपल टाइम हम सॉल्यूट ऐड करें, जैसे कि ये मान लो कि अगेन एक सेपरेटिंग फनल है, ये मान लो नीचे आपकी वाटर की लेयर है। ठीक है, इसमें मान लो कोई ये आपकी वाटर की लेयर है, इसको लिख लूं मैं H2, वाटर की लेयर है, इसमें कोई सॉल्यूट ऑर्गेनिक घुला हुआ है। ठीक है, अब क्या करते हैं आप एक ही बार में ईथर डाल के एक ही बार में सेपरेशन नहीं कर देते हैं। एक ही बार में ईथर, ये आपकी ईथर की लेयर है। ठीक है, एक ही बार में नहीं कर देते। आप क्या करते हैं, मान लो कि स्टार्टिंग में यहाँ तो आप मान लो कि पूरा 10 ml डाला था। अब क्या करते हैं, पहले आप 2 ml डालते हैं, एक्सट्रैक्शन करवा देते हैं, फिर वापस से 2 ml डालते हैं, वापस से 2 ml डालते हैं। ठीक है, इस तरह से 2 ml डालकर आप लगभग 5 बार एक्सट्रैक्शन करवाते हैं। तो ये जो एक्सट्रैक्शन होते हैं कि बार बार एक्सट्रैक्शन करवाया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है ये कहलाता है क्या? मल्टीपल एक्सट्रैक्शन। मल्टीपल एक्सट्रैक्शन, मल्टीपल एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि सिंपल एक्सट्रैक्शन द्वारा हमें ज्यादा मात्रा में सॉल्यूट नहीं मिलता है। ठीक है, ज्यादा मात्रा में सॉल्यूट नहीं मिलता है, यानी कि एक्सट्रैक्शन का जो रिजल्ट होता है वो अच्छा नहीं मिलता है। हम अगर थोड़ा थोड़ा करके बार बार एक्सट्रैक्शन करवाए तो वहां पे सॉल्यूट की अधिक मात्रा मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ही हाई होती है। तो मल्टीपल एक्सट्रैक्शन एक अच्छा प्रोसेस है किसी भी सॉल्यूट के निष्कर्षण के लिए, किसी भी सॉल्यूशन से सॉल्यूट के निष्कर्षण के लिए वो लाभप्रद होता है। ठीक है, तो ये था कि किस तरह से एक्सट्रैक्शन करवाया जाता है। अब इसको थोड़ा सा हम मैथमेटिकली एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये जो सारा प्रोसेस है इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया गया है वितरण गुणांक का, वो हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मान लो अभी देखते हैं यहाँ पे कि ये मान लो एक ए सॉल्यूट है जिसको ए ग्राम सॉल्यूट है जिसको ml सॉल्वेंट में ऐड करके मिलाया गया है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, इसमें स्मॉल ml कोई दूसरा सॉल्वेंट ऐड करते हैं फर्स्ट टाइम एक्सट्रैक्शन के लिए, फर्स्ट टाइम एक्सट्रैक्शन के लिए। तो उस केस में हम देखेंगे कि फॉर्मूला क्या बनता है फर्स्ट टाइम एक्सट्रैक्शन के लिए। देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ कि 1 ग्राम जो है ml में घुला हुआ है। अब आपने स्मॉल ml दूसरा सॉल्यूट इसमें सॉल्यूशन ऐड किया है, तो यहां से जो है वो W1 मास जो है वो तो रह जाएगा इसमें, W1 मास तो रह जाएगा इसमें, और A का जो बाकी बचा हुआ भाग है वो घुल जाएगा इस V सॉल्वेंट में। ठीक है, वापस मैं थोड़ा बता देती हूँ, इसको इस तरह से बताते हैं। ये मान लो आपकी फेज है, ये फेज 1, ये फेज 2। फेज 1 में क्या है, आपने A ग्राम तो सॉल्यूट है और ml जो है वो सॉल्यूशन है। अब यहाँ से कुछ भाग जो है वो P2 यानी P फेज में घुल चुका है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भाग जो P2 में घुल चुका है। तो यहाँ पे घुलने के बाद जो है अब यहाँ पे 1 ग्राम नहीं बच गया, ये बच गया है हमारा, ये बच गया है W1।
ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस के दौरान। तो W, अब यहाँ क्या है, फेज 1 में कंसंट्रेशन W1 प्लस VmL है, और इसमें आपने क्या डाला था, V, स्मॉल v था इसमें डालने पर, ये भूल गया था। तो अब इसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, टोटल कंसंट्रेशन थी A, बची हुई कंसंट्रेशन P1 फेज में है W1, तो जो बाकी बचा हुआ था वो सारा का सारा P2 फेज में, यानी कि ये जो V, स्मॉल v वॉल्यूम लिया है दूसरे सॉल्वेंट का, उसमें घुल गया है। तो उस केस में K की वैल्यू तो क्या होगी, तो हमने कहा है फर्स्ट टाइम एक्सट्रैक्शन के दौरान जो है K की वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास, K की वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास W1/V अपॉन A माइनस W1/ν, ठीक है, ये होना चाहिए। C1/C2 है ये बराबर, ठीक है, ये होना चाहिए फॉर्मूला। ओके, तो अब इसको हमें, ये तो हो गया फर्स्ट टाइम के लिए जब करते हैं, पहले टाइम के लिए, पर हमें तो मल्टीपल जो है वो एक्सट्रैक्शन करवाने हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले। तो सॉल्व करते हैं इस पूरे को, ये अपॉन में है, ये चला जाएगा इस तरह से, उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा हमारा। अब सिस्टमेटिक शुरू करते हैं हम, K इज इक्वल टू W1 बाय कैपिटल V बाय A माइनस W1, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये V है वो चला जाएगा उधर, ठीक है, तो ये हो जाएगा KV इज इक्वल टू W1 न्यू बाय A माइनस W1, क्लियर, ओके। अब हमें क्या करना है, हम इस पूरी इक्वेशन को, ये मान लो इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है, ये हमारी इक्वेशन 3 है, तो इक्वेशन 3 को हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा के बी इज इक्वल टू ए माइनस W1 बाय W1 न्यू, ठीक है। अब हमने क्या किया, वापस से इसको सॉल्व किया, ये माइनस है और ये अपॉन में है, यानी इन दोनों के साथ है, ठीक है। तो ये इस तरीके से लिख लेंगे हम, इस तरीके से W1 बाय W1 न्यू, ठीक है। अब यहाँ तो देखो कुछ नहीं कट रहा, पर यहाँ W1 से W1 कैंसिल हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 बाय KV इज इक्वल टू A बाय W1 न्यू माइनस 1 बाय न्यू, स्मॉल v कह सकते हैं आप, स्मॉल v, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें ये है हमारी इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 को स्मॉल v से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 विद स्मॉल v, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो ये आ जाएगा स्मॉल v KV, इसको मल्टीप्लाई किया, इस पूरे को, ये मान लो कि कोष्टक में था इस तरह से, तो इसको मल्टीप्लाई किया, तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा AV बाय W1 न्यू या फिर स्मॉल v माइनस स्मॉल v, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और इससे ये कैंसिल हो गया, राइट। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो ये सॉल्व करते हैं, KV इज इक्वल टू A बाय W1 माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब इसका क्या लेंगे हम, LCM लेंगे, सॉरी LCM नहीं लेंगे, इसका नहीं लेंगे, इसको ले जाएंगे इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, ये हमारे पास आ जाएगा A W1 इज इक्वल टू न्यू K कैपिटल V प्लस 1। अब जो है इक्वेशन नंबर 5 का लेंगे, इक्वेशन नंबर 5 में लेंगे LCM, ये मान लो 1, ये हो गया KV, लेना आता है ये तो सबको, ठीक है, बाय सॉल्व कर दिया, ये हो गया, ओके। अब क्या करना है आपको, अब इसको वापस से उल्टा करना है इक्वेशन नंबर 6 को, तो ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा
W1A इज इक्वल टू KV बाय न्यू प्लस KV। ओके, अब ये जो A है उसको ले जाएंगे इधर, तो W इज इक्वल टू A KV बाय KV प्लस स्मॉल v। ठीक है, तो ये हो गया क्या, W1, जो कि क्या है, कंसंट्रेशन है, जो कि क्या है, कंसंट्रेशन है। कौन सी कंसंट्रेशन है, जो फेज 1 में रहेगी, जो सॉल्यूट फेज 1 में घुला हुआ है उसकी कंसंट्रेशन है कि कितनी मात्रा यहाँ पे घुली हुई है। ठीक है, कब, फर्स्ट एक्सट्रैक्शन के दौरान फेज 1 में कितनी मात्रा जो है वो घुली हुई है। ठीक है, अब हमें बताना है कि फेज 2 के दौरान क्या होगा, या फिर जो है सेकेंड एक्सट्रैक्शन के दौरान क्या होगा। सेकेंड एक्सट्रैक्शन अगर कराएंगे, सेकेंड एक्सट्रैक्शन कराएंगे तो सेकेंड एक्सट्रैक्शन के दौरान क्या होगा, ये जो W1 है, ये जो W1 है इसकी भी कुछ मात्रा जो है वो P2 में आके घुलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो P2 में आके घुल जाएगी, उसके बाद फेज 1 में W1 की मात्रा कितनी रह जाएगी, V2, और यहाँ पे कितना रह जाएगा वो देखते हैं हम। तो सेकेंड एक्सट्रैक्शन के बाद जो है, ये मान लो वापस से बना लेते हैं, ये है हमारा फेज 1 फेज 2, ये जो है यहाँ पे था V1 वॉल्यूम, यहाँ से सेकेंड एक्सट्रैक्शन के दौरान यहाँ से आके कुछ मात्रा फेज 2 में घुल गई, तो उस दौरान जो है वो कितनी मात्रा अब इस फेज 1 में बचेगी, तो बचेगी W2। अब उस W2 की वैल्यू क्या होगी, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल सा सेम जो फॉर्मूला आया है वही लिखना है, बस A की जगह अब क्या लिख देंगे, A की जगह लिख देंगे W1। क्यों, क्योंकि अब इसमें जो टोटल मात्रा थी वो कितनी थी, W1, उसमें से जाके कुछ मात्रा घुली है। ठीक है, इस वजह से पीछे बची हुई मात्रा कितनी है, W2, तो W2 कितनी होगी, वो होगी बराबर होगी W1 KV प्लस न्यू, KV प्लस न्यू के बराबर होगी। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पे W2 देखो होगी। ओके, अब यहाँ पे W1 की मात्रा क्या है, W1 की मात्रा ये रही, तो यहाँ पे ये लिख देंगे हम, तो W2 W1 के बराबर लिख देंगे, इसको मान लो कि इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ये सॉरी इधर नहीं लिखते, ये मान लो कि A KV बाय KV प्लस न्यू इंटू KV बाय KV प्लस न्यू। ठीक है, तो ये टर्म और ये टर्म दो बार आई है, तो मल्टीप्लिकेशन में आई है, तो इसकी क्या लगा देंगे हम, घात, तो लगा देंगे यहाँ पे KV प्लस न्यू का स्क्वायर, लिख लिया। तो मतलब कि अब ये जो बची हुई मात्रा थी W2 वो किसके बराबर है, वो बराबर है A KV बाय KV प्लस स्मॉल v का स्क्वायर के बराबर है। कब, सेकेंड एक्सट्रैक्शन के दौरान। इस तरह से अगर थर्ड एक्सट्रैक्शन हो, फोर्थ एक्सट्रैक्शन हो, फिफ्थ एक्सट्रैक्शन हो, तो यहाँ पे क्या आता रहेगा, हर बार 3 4 5 6, यहाँ पे भी आता रहेगा 3 4 5 6। तो हम कह सकते हैं कि n नंबर ऑफ एक्सट्रैक्शन होने पर, n नंबर ऑफ एक्सट्रैक्शन होने पर P1 फेज में जो बची हुई मात्रा है उसकी वैल्यू क्या होगी, W1 इज इक्वल टू A KV बाय KV प्लस स्मॉल v का n, स्मॉल v का n के बराबर होगी। तो ये हुआ आपका फाइनल फॉर्मूला कि निष्कर्षण प्रक्रम के दौरान कितनी मात्रा जो है वो फेज 1 में बची रह जाती है और कितनी मात्रा का जो है यहाँ पे निष्कर्षण हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करेंगे, उसके लिए फिक्स फॉर्मूला भी हमने डिराइव कर लिया। ठीक है, लास्ट है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर।
ओके, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर बेसिकली क्या है कि कुछ ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। मान लो कोई सॉल्यूशन है जो कलरलेस है और उस सॉल्यूशन में हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा सॉल्यूट ऐड किया गया है, तो हम कोई एक ऐसा सॉल्वेंट ऐड कर देते हैं जो उस सॉल्यूट जिसका उस सॉल्यूट के साथ जो है घुलनशीलता बहुत ज्यादा होती है। तो फर्स्ट वाले सॉल्वेंट से क्या होता है, जो सॉल्यूट है वो डाले गए इंडिकेटर सॉल्वेंट के पास आके घुल जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, उससे पता चल जाता है कि दिया हुआ जो सॉल्यूशन है उसमें कौन सा सॉल्यूट ऐड किया गया है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल उसमें हमारे पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर का काम करता है CS2, क्योंकि एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयोडीन इन CS2 एंड वाटर। इसको एक्सप्लेन करने और यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम देखते हैं किस तरह से होगा ये। पहले बता देती हूँ मैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट का जो है आयोडीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट होता है इस CS2 और वाटर सिस्टम में वो 400 के आसपास होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये तभी काम करता है जब बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया गया हो। ठीक है, ये लिया है मैंने एक सेपरेटिंग फनल, वैसे इसमें लेने की जरूरत भी नहीं है, इसमें फिर भी ये ले लेते हैं, आप बीकर में भी ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिया मैंने एक सेपरेटिंग फनल। ठीक है, ये मेरा है एक्वस लेयर, H2O की लेयर, इसमें घुला हुआ है आयोडीन जो कि बहुत ही कम मात्रा में है। हम कह सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन बना है आयोडीन का H2O के साथ वो बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट है, इतना डाइल्यूट है कि आपको इसमें जो है आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि इसमें कोई आयोडीन अलग से घुला हुआ है। ये बिल्कुल एकदम क्लियर सॉल्यूशन दिखता है आपको। ठीक है, तो आप पता नहीं कर सकते कि इसमें कोई आयोडीन घुली हुई है, कोई पदार्थ घुला हुआ है, आपको वाटर ही दिखता है। तो बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन यहाँ पे लिया गया है वाटर का आयोडीन के साथ। अब क्या करते हैं, आप कुछ ड्रॉप्स जो है यहाँ पे डाल देते हैं CS2 की, और हमें पता है कि CS2 और वाटर आपस में घुलते नहीं है। ठीक है, दो अलग अलग लेयर बना देते हैं यहाँ पे, ये CS2 की लेयर हो जाएगी, H2O की घुलेंगे तो नहीं, भले 2 बूंद भी डाल दिया तो वो 2 बूंद भी इसके ऊपर रहेगी। ठीक है, अंदर नहीं घुलती है। तो यहाँ पे कुछ ड्रॉप्स जो है हम CS2 की डाल देते हैं और वो CS2 की ड्रॉप जो है ऊपर एक लेयर की फॉर्म में रहती है पूरी लेयर। तो अब क्या करते हैं, डाल के आप जैसे ही इसको शेक करेंगे तो यहाँ से ये जो वाटर है इसमें से आई हुई ये जो वाटर है इसमें ये घुली हुई आयोडीन जो है धीरे धीरे इस CS2 सॉल्वेंट में घुलने लगती है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत ही कम लिया है, CS2 लिया है, और इधर जो है इसकी सॉल्युबिलिटी हम कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट भी बहुत हाई है 400 के आसपास, और यहाँ जिस वजह से इसमें घुली हुई आयोडीन इस CS2 में घुलने लगती है, क्योंकि आयोडीन जो है वो H2O की तुलना में CS2 में ज्यादा घुलती है। ठीक है, तो यहाँ से आने वाली आयोडीन सारी की सारी किसमें घुल जाएगी, जितनी हो सकती है उतनी ज्यादा मात्रा में। पूरा ये CS2 के जो सॉल्वेंट है वो बिल्कुल कंसंट्रेट ना हो जाए आयोडीन के साथ, तब तक ये आयोडीन जो है CS2 की में घुलेगी, और इस CS2 की लेयर जो है ये पूरी तरह से जो है वो बैंगनी हो जाती है, CS2 लेयर पूरी तरह से बैंगनी हो जाती है, जिससे पता चलता है कि हमारा जो ये सॉल्यूशन था H2O का, या फिर कह सकते हैं जो H2O का आयोडीन के साथ सॉल्यूशन बनाया था, पहले हमें पता नहीं था कि इसमें आयोडीन है, क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन था। पर CS2 डालने के बाद हमें समझ आ गया कि ये जो सॉल्यूशन था H2O का उसमें आयोडीन घुली हुई थी, जिस वजह से CS2 का रंग बैंगनी हो गया। ठीक है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि सॉरी, ये है हमारा एक एग्जाम्पल, इंडिकेटर के रूप में भी हम जो है वो सॉल्वेंट्स को ले सकते हैं। तो ये यूज होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का, या फिर ये यूज होता है जो ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है इसका, डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर्स भी यहाँ पे हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा यूनिट यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है, राइट। चलो।